हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों एक समान वृत्तीय गति से संबंधित तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक्स जिसको हम लोग कॉलिजन कहते हैं, संघात कहते हैं, उस पर हम लोग आज विचार करेंगे बच्चों। तो यह लेसन एक तरह से आप कह सकते हैं कि नया टॉपिक्स है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे, ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा उसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो संघात बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जब कोई दो वस्तु आपस में टकराता है, टक्कर होता है, इम्पैक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघात कहते हैं। तो संघात के संदर्भ में न्यूटन ने बहुत सारा प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकाला था, उस निष्कर्ष के आधार पर उसने एक नियम दिया था, है ना। उस नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि जब दो कोई वस्तु है ना, या कोई दो गोला भी कह सकते हैं, स्फेयर कह सकते हैं, जब एक ही रेखा पर जब दो एक दूसरे से टकराता है ना, तो टकराने के बाद है ना, उनका बेगों का अंतर और टकराने से पहले बेगों का अंतर का अनुपात एक नियतांक होता है ना, और ऋणात्मक होता है। तो चलिए हम लोग न्यूटन के नियम को हम लोग आज देखते हैं क्या होता है। देखिए संघात के संदर्भ में न्यूटन का नियम है ना, संघात के संबंध में है ना, संघात के संबंध में न्यूटन का क्या नियम था, है ना, न्यूटन का नियम है ना। संघात के संदर्भ में या संबंध में न्यूटन का क्या नियम था। देखिए न्यूटन ने कहा था कि जब दो गोला है ना, ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, तो इसका वेग मान लेते हैं कि बच्चों कि इसका वेग u है और इसका वेग मान लेते हैं u डैश है कि नहीं। आप दोनों इम्पैक्ट करेगा, दोनों कॉलिजन करता है, संघात करता है। तो संघात करने के बाद मतलब ये इस प्रकार टक्कर हुआ, दोनों का आपस में टक्कर हुआ, और टक्कर होने के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो उसका कोई ना कोई अपना वेग जरूर होगा। तो मान लेते हैं कि इसका वेग v है और इसका वेग v डैश है। तो टक्कर से पहले इसका वेग का अंतर कितना था, यदि यहाँ पर मैं कह दूँ कि u बड़ा है u डैश से, और यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ कि v बड़ा है v डैश से, है ना। तो इस दोनों के संघात से पहले इसका वेग में अंतर कितना था, u माइनस u डैश होगा, और संघात के बाद इसका वेग में अंतर कितना होगा, v माइनस v डैश होगा। तो न्यूटन ने कहा था कि संघात के बाद दोनों का वेगों का अंतर और संघात के पहले दोनों का वेगों का अंतर का अनुपात ऋणात्मक लेकिन नियतांक होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके नियम को लिखते हैं। देखिए संघात के बाद है ना, वेगों का अंतर है ना, वेगों का अंतर तथा संघात के पहले वेगों का अंतर, संघात के पहले वेगों का अंतर का अनुपात है ना, का अनुपात एक नियतांक लेकिन ऋणात्मक होता है, एक नियतांक लेकिन ऋणात्मक होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसे न्यूटन का संघात नियम कहते हैं, है ना, इसे न्यूटन का संघात नियम कहते हैं।
है ना। इसे न्यूटन का संघात नियम कहते हैं बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों, है ना, कि टकराने से, है ना, टकराने के बाद वेग का अंतर और टकराने के पहले वेग का अंतर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक लेकिन ऋणात्मक होता है, एक नियतांक लेकिन ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब हो गया कि v माइनस वी डैश बटा u माइनस यू डैश इज इक्वल टू निगेटिव नियतांक होता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो इस नियतांक को बच्चों हम लोग e से सूचित करते हैं, है कि नहीं। इस नियतांक को हम लोग e से सूचित करेंगे, जहाँ e क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जहाँ e एक नियतांक है, जहाँ e एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है कि नहीं, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं ना, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि देखिए, यदि टक्कर प्रत्यास्थ होता है, मतलब प्रत्यास्थ वस्तुओं के बीच में यदि टक्कर होता है ना, यदि टक्कर प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, देखिए प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, है ना, या प्रत्यास्थ टक्कर में ई का वैल्यू को हम लोग 1 लेते हैं, और अप्रत्यास्थ टक्कर में, है ना, और अप्रत्यास्थ टक्कर में, है ना, ई का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं बच्चों। तो ऊपर का समीकरण को विस्तारित रूप से हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म में। दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, है ना, v माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई, और u माइनस यू डैश हमको प्राप्त होगा बच्चों इस प्रकार। तो माइनस को हम लोग अंदर यदि कर दें तो समीकरण हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार, v माइनस वी डैश, है ना, ई, और यहाँ पर प्राप्त होगा u डैश माइनस यू। तो यही जो समीकरण है ये न्यूटन का संघात का समीकरण कहलाता है। अब इस समीकरण का प्रयोग जो है हम लोग दो वस्तुओं के संघात के संदर्भ में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे बच्चों कि जब दो गोला आपस में सीधा संघात करता है तो संघात करने के बाद, है ना, दोनों वस्तुओं का वेग कितना होता है उसका हम लोग समीकरण आज यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा, है ना, हम लोगों ने क्या कहा बच्चों कि दो गोले का सीधा संघात का संबंध निकालते हैं। देखिए दो गोले का, है ना, दो गोले का सीधा संघात कराते हैं, सीधा संघात ये लोग का हम करवाएंगे, है ना, ये दोनों गोले का सीधा हम संघात कराते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा इसके संदर्भ में हम लोग आज समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही फोटो को बना लेते हैं बच्चों, एक बार देखिए, है ना, यहाँ पर एक द्रव्यमान है ये और एक द्रव्यमान है ये, इसका द्रव्यमान है m और इसका द्रव्यमान है m डैश, और ये जो है u वेग से गति कर रहा है, प्रारंभिक वेग इसका u है और इसका u डैश है, और दोनों आपस में यहाँ पर टकराते हैं इस प्रकार, है कि नहीं, दोनों का टक्कर हो गया, इसका द्रव्यमान m था और इसका द्रव्यमान m डैश है। तो टकराने के बाद इसका वेग में परिवर्तन होगा जिसको हम लोग अंतिम वेग कहते हैं, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m डैश है, तो इसका वेग v हो जाता है और इसका वेग v डैश हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग दो लाइन यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। देखिए माना m तथा m डैश द्रव्यमान का, है ना, द्रव्यमान का दो गोला देखिए क्रमशः u तथा u डैश, है ना, u तथा u डैश वेग से, है ना, वेग से चलकर एक ही दिशा में एक दूसरे से टकराते हैं, एक ही दिशा में एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने के बाद, है ना, गोलों का वेग, टकराने के बाद गोलों का वेग क्रमशः, है ना, क्रमशः v तथा v डैश हो जाता है,
है ना, भी तथा भी डैश हो जाता है ना, अर्थात दोनों एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, अर्थात दोनों एक ही दिशा में, अर्थात दोनों एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे, है ना, आप लोग देखे होंगे फिगर में बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि इसके संदर्भ में हम लोग पहले, है ना, न्यूटन का जो सूत्र था उसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए न्यूटन के संघात नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए न्यूटन के संघात नियम से, है ना, न्यूटन के संघात नियम से तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v माइनस वी डैश इज इक्वल टू ई यू डैश माइनस यू, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, अचर होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, हम लोग जानते हैं टकराने से, है ना, टकराने से पहले संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो टकराने से पहले संवेग क्या होगा बच्चों, तो हम लोग इसको जानते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, एम यू होगा प्लस एम डैश यू डैश होगा इज इक्वल टू फिर होगा एम भी प्लस एम डैश भी डैश होगा, है कि नहीं, ये संवेग होता है। तो अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे बच्चों और हम लोगों का लास्टली वेग प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 को एम डैश से गुना करके समीकरण 2 के साथ हम लोग जोड़ देंगे। हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 को एम डैश से, है ना, एम डैश से गुना कर, है ना, समीकरण 1 को एम डैश से गुना कर समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, है कि नहीं, समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर तो हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग एम डैश से गुना कर लेते हैं बच्चों। तो एम डैश से गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एम डैश भी माइनस एम डैश भी डैश इज इक्वल टू ई और एम डैश दोनों को साथ में ही हम लोग अंदर कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, एम डैश ई यू डैश और माइनस एम डैश ई और यू प्राप्त होगा। अब हम लोग समीकरण 2 के साथ इसको जोड़ते भी हैं, है कि नहीं, समीकरण 2 के साथ इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 को उतार लेंगे इसके नीचे जस्ट, है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि भी वाला टर्म है तो इधर हम लोग भी वाले टर्म को लिखेंगे, है ना, और यहाँ पर प्लस हो गया एम डैश बी डैश और इधर यू वाले टर्म को लिखेंगे तो एम यू प्लस हो जाएगा एम डैश यू डैश। इसको हम लोग जोड़ रहे हैं इसीलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। तो देखिए ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है, एक प्लस है एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग भी को कॉमन निकाल लेंगे तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, एम डैश प्लस एम प्राप्त होगा। अब इधर से देखिए क्या प्राप्त हो रहा है ना, इधर से देखिए यहाँ पर हम लोग को u है, यहाँ पे टर्म में u है तो दोनों से हम लोग u को कॉमन कर लेंगे। तो u को कॉमन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए m और यहाँ से आ रहा है माइनस एम डैश ई हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से देखिए एम डैश यू डैश है, यहाँ पर भी एम डैश यू डैश है तो हम लोग यहाँ पर एम डैश यू डैश को ही हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पर 1 बचा है तो m, है ना, एम डैश यू डैश इज इक्वल टू, है ना, ब्रैकेट में हम लोगों को e प्लस 1 प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या पाते हैं बच्चों, देखिए u m माइनस एम डैश ई, है कि नहीं, प्लस एम डैश यू डैश और यहाँ पर मिलेगा e प्लस 1 बटा यहाँ पर हम लोगों को मिला m प्लस एम डैश। ये समीकरण को याद रखना है बच्चों। तो यही मेरा जो है फाइनल समीकरण है जो कि टकराने के बाद वस्तु का वेग होता है। इस समीकरण को हम लोग a नाम देंगे क्योंकि इसका बारी बारी से हम लोग प्रयोग भी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को m से गुना करके समीकरण 2 के साथ घटा देंगे।
है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में भी उतार लेंगे बच्चों। देखिए हम लोग क्या लिखें कि समीकरण, है ना, 1 को m से गुना कर, ठीक है, समीकरण 1 को m से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर, है ना, समीकरण 2 से घटाने पर। तो हम लोग चलिए घटाते हैं, पहले उसको हम लोग गुना करेंगे, है कि नहीं, m के साथ। तो m के साथ गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, एम भी माइनस, है कि नहीं, एम भी डैश इज इक्वल टू m और u, e को हम लोग इस समीकरण में आप लोग देख पा रहे होंगे कि m और e दोनों को साथ में ही हम लोग अंदर करके लिखेंगे। आप अपने कॉपी में लिखे गए समीकरण 1 पर ध्यान दें। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा कि m, है ना, e और यहाँ से प्राप्त हो रहा है u डैश माइनस m e और u। अब हम लोग समीकरण 2 को उतारेंगे और उसके साथ हम लोग घटा देंगे। तो पहले हम लोग v वाला टर्म लिख देते हैं, तो v हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, m डैश v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से प्राप्त होगा m u प्लस m डैश u डैश प्राप्त होगा। इसको हम लोग जब घटाएंगे बच्चों तो इसका साइन मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, है कि नहीं। ये दोनों टर्म देखिए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरा v डैश हम लोग कॉमन निकालेंगे, साथ में दोनों में माइनस भी है तो माइनस यहाँ से हम लोग v डैश को कॉमन निकाल लेंगे, है कि नहीं। माइनस बी डैश को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि एम डैश प्लस एम प्राप्त होगा इज इक्वल टू, है कि नहीं, एम डैश, यहाँ से एम डैश प्लस एम प्राप्त हुआ। अब देखिए ये यू टर्म यहाँ पर भी है, यू टर्म यहाँ पर भी, साथ में दोनों में माइनस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि माइनस, इसमें भी एम यू है, इसमें भी एम यू है, तो माइनस एम यू को हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से बचेगा ई प्लस यहाँ पर बचेगा 1। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, u डैश को हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो प्लस u डैश को हम लोग यहाँ से कॉमन कर लिए। तो इसमें क्या बच रहा है, देख पा रहे होंगे एम ई और माइनस यहाँ पर हम लोग को क्या बच रहा है, एम डैश, है कि नहीं। अब इस माइनस को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या समीकरण हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, v डैश और ये प्राप्त होगा m डैश प्लस m, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एम यू और ये e प्लस यू और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो मैंने u डैश एम ई माइनस एम डैश, वी डैश का समीकरण हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो वी डैश बराबर कितना हो जाएगा, देख पा रहे होंगे एम यू, है कि नहीं, है ना, ई प्लस 1 माइनस यू डैश एम ई माइनस एम डैश बटा एम डैश प्लस एम। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है बच्चों, है कि नहीं। ये समीकरण हम लोगों को, इस समीकरण का नाम हम लोग समीकरण नंबर बी दे देते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि बच्चों कि ये समीकरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है कि नहीं, क्योंकि जब संघात दोनों के बीच में होता है तो संघात होने के बाद, है कि नहीं, जो वस्तु अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है उसका ये व्यंजक होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हम लोग अब ये देखिए ये दोनों जब गति आपस में कर रहा था एक ही दिशा में, है कि नहीं, तब हम लोग यहाँ पर दोनों का अंतिम वेग प्राप्त किए थे। आप देख पा रहे होंगे फोटो में भी कि जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहा था तब हम लोग यहाँ पर v और v डैश का हम लोग यहाँ पर व्यंजक प्राप्त किए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब दो वस्तु एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति, मतलब ये इधर गति कर रहा है तो ये इधर गति कर रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में गति करते हुए जब एक दूसरे से टकराता है तो उसका अंतिम वेग का समीकरण क्या होता है। चलिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे और उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों कि यदि दोनों गोला, देखिए यदि दोनों गोला एक दूसरे के विपरीत गति कर, है ना, यदि दोनों गोला एक दूसरे के विपरीत गति कर, एक दूसरे के विपरीत गति कर, है ना, टकराता है ना, टकराता है, एक दूसरे के विपरीत गति कर टकराता है तो अंतिम वेग का समीकरण हम लोगों को प्राप्त करना है ना। तो अंतिम वेग का समीकरण,
तो अंतिम वेग का समीकरण क्या होगा, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ से ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए फिगर में एक बार इसको समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर m द्रव्यमान है और ये m डैश द्रव्यमान का दो गोला है कि नहीं। m और m डैश द्रव्यमान का दो गोला है, इसका वेग u है और इसका वेग u डैश है। दोनों आपस में गति करते हैं और एक दूसरे के साथ ये टकराते हैं इस प्रकार। तो टकराने के बाद जो है दोनों एक दूसरे के सापेक्ष वेग प्राप्त कर लेता है बच्चों इस प्रकार, जो कि ये है ना क्या होगा, एक ही दिशा में होता है। इसका वेग v है और इसका वेग v डैश है। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा बच्चों कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं तो किसी न किसी एक का वेग हम लोगों को यहाँ पर ऋणात्मक लेना पड़ेगा। चाहे u का वेग ऋणात्मक लें, चाहे u डैश का वेग हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि u का वेग को हम लोग यहाँ पर ऋणात्मक ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए माना है कि नहीं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं। यहाँ पर u बराबर -u लेने पर, है कि नहीं। तो अब देखिए न्यूटन का समीकरण क्या होगा, न्यूटन के संघात समीकरण से, न्यूटन के संघात समीकरण से, है ना, न्यूटन के संघात समीकरण से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। हम लोग समीकरण जानते हैं कि v माइनस v डैश इज इक्वल टू ई होता है और यहाँ u डैश है और u को हम लोग माइनस u लिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो v माइनस v डैश इज इक्वल टू ई और u डैश प्लस यहाँ पर u होगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, हम लोग उसी से चली जाते हैं, जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है कि नहीं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि टक्कर के बाद का कुल संवेग यही है और टक्कर के पहले कुल संवेग ये चीज़ होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर u को हम लोगों ने माइनस लिया है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब समीकरण को हम लोग हल करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस उसी तरह जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे कि समीकरण 1 को m डैश से गुना करके समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए समीकरण है ना 1 को m डैश से, समीकरण 1 को m डैश से गुना कर समीकरण 2 से जोड़ने पर, है कि नहीं, समीकरण 2 से जोड़ने पर तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को। चलिए जल्दबाजी में हम लोग इसको गुना करते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसको हम लोग गुना करेंगे m डैश के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, m डैश v माइनस m डैश v डैश इज इक्वल टू, अब e और m डैश दोनों को साथ में हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देख पा रहे हैं कि m डैश e और यहाँ पर u डैश प्लस m डैश e और u प्राप्त होगा। अब हम लोग ये समीकरण 2 को इसके नीचे उतारेंगे, एम वी प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू माइनस एम यू प्लस यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होगा m डैश और u डैश हम लोगों को प्राप्त हुआ बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये दोनों टर्म अपोजिट है चिन्ह के साथ और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है तो m डैश प्लस m यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी m डैश u डैश है, यहाँ पर भी m डैश u डैश है, तो m डैश u डैश को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा e प्लस 1, यहाँ पर क्या है u है, यहाँ पर भी u है तो हम लोग प्लस u को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा m डैश e और माइनस m हम लोगों को प्राप्त होगा। तो v का समीकरण जो प्राप्त हुआ बच्चों हम लोगों को कुछ इस प्रकार हम लोगों को प्राप्त होगा। देख पा रहे होंगे कि v बराबर हम लोगों को मिला m डैश u डैश e प्लस 1 प्लस यहाँ पर u है ना m डैश e माइनस m बटा है ना, देखिए m डैश प्लस m प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त हुआ बच्चों, इसका नाम हम लोग c देंगे, इसका नाम हम लोग c देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग अब v डैश का भी वैल्यू निकालेंगे। v डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 को m से गुना करके समीकरण 2 के साथ घटा देंगे। तो वही चलिए हम लोग लिखते हैं और इसको अपने कॉपी में ज़रूर उतारें बच्चों और वहीं से कैलकुलेशन पर ध्यान दें। देखिए समीकरण 1 को m से, है कि नहीं, समीकरण 1 को m से गुना कर, समीकरण 1 को m से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर,
है ना, समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 को हम लोग m से गुना करेंगे तो ये हो गया m v माइनस m v डैश इज इक्वल टू, है ना, देखिए m e u डैश समीकरण 1 में हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो अपने कॉपी में अच्छा तरह से इसको देखें, और प्लस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा m e u। अब देखिए समीकरण 2 को इसके नीचे उतारेंगे, m v, है ना, प्लस m डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एम यू, है ना, प्लस एम डैश यू डैश। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। देखिए चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस होगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा बराबर हो रहा है, ये टर्म बराबर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। यहाँ से बी डैश को हम लोग कॉमन निकालेंगे, माइनस बी डैश यहाँ से कॉमन निकल गया, तो क्या प्राप्त होगा, एम प्लस एम डैश। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि एम यू और एम यू दोनों यहाँ से कॉमन हो रहा है ना, तो एम यू को हम लोग कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा ई और बचेगा एम, यहाँ से यू डैश हम लोगों का कॉमन है बच्चों, तो यू डैश को हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या बचेगा एम ई और माइनस एम डैश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरा माइनस है इस माइनस को हम लोग इधर कर देंगे, है ना, इधर हम लोग इसको माइनस को हम लोग कर देते हैं बच्चों। तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, तो भी डैश इज इक्वल टू एम प्लस एम डैश, माइनस को उधर करेंगे तो हम लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार, माइनस एम यू, है ना, ई प्लस एम, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, यू डैश एम ई माइनस एम डैश। तो हम लोगों को ये चीज़ प्राप्त होगा। अब हम लोग इस माइनस को अंदर भी कर सकते हैं बच्चों, है ना, इस माइनस को अंदर करेंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो भी डैश इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, एम प्लस एम डैश इज इक्वल टू माइनस एम यू, है ना, ई प्लस 1, इस माइनस को अंदर करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो एम डैश माइनस एम ई यहाँ पर प्राप्त होगा। तो भी डैश का जो समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो भी डैश इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, पहले ये टर्म लिख लेते हैं बच्चों, है ना, यू डैश एम डैश माइनस एम ई माइनस एम यू, देखिए ई प्लस 1 बटा एम प्लस एम डैश। तो ये हम लोगों को समीकरण प्राप्त हुआ, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, डी। इस समीकरण का नाम हम लोग डी देते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे कुछ निर्धारण करेंगे। कंडीशन क्या है बच्चों, कि यदि संघात प्रत्यास्थ हो, मतलब प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि टकराने के बाद, है कि नहीं, मतलब ऊर्जा संरक्षित रहता है, संवेग का संरक्षण होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ संघात, है कि नहीं। इसमें ऊर्जा संरक्षित रह जाती है, संवेग यहाँ पे संरक्षण का पालन होता है, तो ऐसे संघात को हम लोग प्रत्यास्थ संघात कहते हैं। लेकिन जब अप्रत्यास्थ संघात होता है तो वहाँ पर ना तो ऊर्जा संरक्षित रहती है और ना ही वहाँ पर संवेग ही संरक्षित रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, प्रत्यास्थ संघात के संदर्भ में, है ना, अंतिम वेग क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग दे देते हैं बच्चों कि देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, है कि नहीं, पूर्णतः प्रत्यास्थ, है ना, संघात की स्थिति में, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में क्या होगा, है ना। तो अब पहला कंडीशन इसमें जो हम लोग लेंगे बच्चों वो क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा कि जब, है ना, जब दोनों गोला, है ना, एक ही दिशा में गति करके आपस में टकराते हैं, क्या लिखेंगे, जब दोनों गोला, देखिए जब दोनों गोला, है ना, एक ही दिशा में, है ना, जब दोनों गोला एक ही दिशा में गति कर टकराते हैं, है ना, एक ही दिशा में गति कर टकराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ की स्थिति में हम लोगों को ई का मान यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि ई का मान यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा पूर्णतः प्रत्यास्थ की स्थिति में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले भी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं, जो उसी पर समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण ए से,
है कि नहीं। समीकरण ए का हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण ए को हम लोग पहले यहाँ पर उतार देते हैं बच्चों। क्या होता है, देखिए u होता है और m माइनस ई एम डैश होता है प्लस एम डैश यू डैश और इधर होगा e प्लस 1 बटा m प्लस एम डैश होगा। तो यहाँ पर हम लोग e का वैल्यू को 1 रख देंगे। तो e का वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखेंगे बच्चों, तो हम लोगों को समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए u हो गया m माइनस एम डैश और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बच्चों। तो इधर हो जाएगा 2 एम डैश यू डैश बटा है ना m प्लस एम डैश। कुछ समीकरण हमको इस प्रकार प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर, है कि नहीं। और इसी तरह हम लोग वी डैश का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो वी डैश का भी वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि समीकरण बी से, देखिए समीकरण बी से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो वी डैश इज इक्वल टू, हम लोगों को जो समीकरण प्राप्त हुआ है बच्चों कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। मैं पहले समीकरण को लिख देता हूँ। देखिए एम यू है ना ई प्लस 1 है ना, देखिए माइनस यू डैश है एम ई माइनस एम डैश और नीचे में बटा है एम प्लस एम डैश है। तो यहाँ पर भी हम लोग ई का वैल्यू को 1 रख देंगे बच्चों। तो वी डैश इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 एम यू है ना माइनस यू डैश, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो m माइनस एम डैश और नीचे में बटा हो जाएगा m प्लस एम डैश। तो ये मेरा v डैश का समीकरण प्राप्त हुआ बच्चों। इसका मतलब है कि पूर्णता प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में ये मेरा अंतिम वेग का समीकरण होगा, है कि नहीं। पूर्णता प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में अंतिम वेग का ये समीकरण होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं कि जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करके टकराते हैं, तो यहीं पर हम लोग दूसरा नंबर दे करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जब दोनों वस्तु, देखिए जब दोनों गोला एक दूसरे के, है कि नहीं, जब दोनों गोला एक दूसरे के विपरीत गति कर टकराते हैं, एक दूसरे के विपरीत गति कर, है ना, गति कर टकराते हैं, है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण सी का प्रयोग करेंगे। समीकरण सी से, है कि नहीं, समीकरण सी से। तो समीकरण सी हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, आपके कॉपी में भी होगा बच्चों। देखिए तो v इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, एम डैश यू डैश ई प्लस 1 है ना प्लस यू है ना एम डैश ई माइनस एम और नीचे में हम लोगों को यहाँ पर है एम प्लस एम डैश। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई का मान को 1 रख देंगे बच्चों। तो समीकरण हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देख पा रहे हैं कि v इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 2 एम डैश यू डैश प्लस यहाँ से u एम डैश माइनस एम और यहाँ पर बटा एम प्लस एम डैश। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया, है कि नहीं। तो दोनों ही समीकरण में आप यदि तुलना करें, ये भी v का समीकरण है, ये भी v का समीकरण है बच्चों। तो ये समीकरण जो था वो जब एक दूसरे की दिशा में गति करके टकराते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करके टकराते हैं, तो दोनों समीकरण में अंतर क्या है बच्चों, है कि नहीं। दोनों समीकरण में अंतर सिर्फ माइनस का है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर u के साथ m माइनस एम डैश है, लेकिन यहाँ पर u के साथ m डैश माइनस m है। तो यदि माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करता है तो u का मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो बस यही सिर्फ अंतर है इसमें माइनस का। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण डी का भी प्रयोग करेंगे बच्चों। आप लोग अपने कॉपी में भी देखिए समीकरण डी से। तो हम लोग समीकरण डी को पहले यहाँ पे उतार देते हैं। तो वी डैश का वैल्यू हम लोग को जो प्राप्त हुआ था बच्चों वो इस प्रकार है, यू डैश देखिए एम डैश माइनस एम ई माइनस एम यू ई प्लस 1 बटा है ना एम प्लस एम डैश। इसमें क्या करना है, ई का वैल्यू को हम लोगों को 1 रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, वी डैश इज इक्वल टू यू डैश ब्रैकेट में प्राप्त हो जाएगा एम डैश माइनस एम माइनस यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा तो 2 एम यू बटा एम प्लस एम डैश। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, है कि नहीं। तो दोनों समीकरण में आप लोग तुलना करें बच्चों तो क्या प्राप्त हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब u था,
है ना, यहाँ पर u था, है ना, तो यह प्लस है, लेकिन यहाँ पर जब u है तो ये माइनस है। सिर्फ माइनस का ही अंतर मुझे प्राप्त हो रहा है और कुछ भी नहीं है कि नहीं। जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत गति करके टकराते हैं तो वहाँ पर u ऋणात्मक हो जाता है, बस इतना ही वहाँ पर अंतर आता है और कुछ समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, है ना, क्या होता है। देखिए, अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में क्या होता है, ई का वैल्यू 0 होता है। देखिए, अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, है ना, अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में, तो अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में ई का वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो अब हम लोग पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब एक ही दिशा में गति कर टकराते हैं, लिखेंगे एक ही दिशा में गति कर टकराते हैं, है कि नहीं, एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में गति कर, एक ही दिशा में गति कर टकराते हैं। तो यहाँ पर भी का जो समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है बच्चों, समीकरण ए से हम लोग का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण ए से, है कि नहीं, समीकरण ए से। तो समीकरण ए से हम लोगों को भी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इसको पहले समीकरण को उतार देंगे बच्चों, समीकरण ए से, है कि नहीं। तो समीकरण ए जो हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ बच्चों, u होगा और इधर हमको m माइनस ई एम डैश, समीकरण को आप लोग अपने कॉपी में भी देख करके लिख सकते हैं बच्चों, u डैश एम डैश, इधर हो जाएगा m प्लस, है कि नहीं, सॉरी u डैश एम डैश u डैश ई प्लस 1 बटा, यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होगा m प्लस एम डैश। यहाँ पर e का वैल्यू 0 है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, देखिए, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 ये हो गया, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, एम यू, है कि नहीं। यहाँ पर ई 0 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, एम डैश यू डैश बटा एम प्लस एम डैश। ये अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में वस्तु का वेग का समीकरण है। अब इसी तरह हम लोग भी डैश का भी मान निकालेंगे, तो समीकरण बी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, समीकरण बी से, है कि नहीं, समीकरण बी से। तो समीकरण बी का पहले हम लोग समीकरण को लिख देते हैं, है कि नहीं। देखिए ये क्या है समीकरण इसका, यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, देखिए 2, है ना, एम, देखिए एम यू, है ना, ई प्लस 1 माइनस यू डैश एम ई माइनस एम डैश बटा एम प्लस एम डैश, हम लोगों को ये समीकरण है ना। तो हम लोग यहाँ पर ई का वैल्यू को 0 रख देंगे, तो भी डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या प्राप्त होगा, एम यू, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इसको 0 कर देंगे तो माइनस एम डैश माइनस यू डैश, तो प्लस कितना हो जाएगा, एम डैश यू डैश बटा एम प्लस एम डैश। तो दोनों समीकरण से आप लोगों को क्या पता चल रहा है, दोनों एक ही प्रकार का समीकरण है। देखिए यहाँ पर भी, है ना, भी इज इक्वल टू एम यू प्लस एम डैश यू डैश बाई एम प्लस एम डैश है, यहाँ पर भी बी डैश बराबर एम यू प्लस एम डैश यू डैश बाई एम प्लस एम। इसका मतलब है कि अप्रत्यास्थ संघात की स्थिति में संघात के बाद दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अप्रत्यास्थ, है कि नहीं, अप्रत्यास्थ संघात में, है ना, अप्रत्यास्थ संघात में संघात के बाद, है ना, संघात के बाद दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है ना, दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है ना, दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है कि v इज इक्वल टू वी डैश हो जाता है। अब क्या हम लोग देखते हैं कि जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत गति करके जब टकराते हैं तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होता है। तो दूसरा नंबर का स्थिति में क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर, है ना, गति कर टकराते हैं। तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग चलिए पहले समीकरण को हम लोग देखते हैं बच्चों, है कि नहीं, समीकरण से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भी का वैल्यू को रखेंगे। तो भी का जो मान हम लोग निकाले थे, कहाँ से निकाले थे बच्चों, समीकरण सी से, है कि नहीं, समीकरण सी से हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो समीकरण सी का क्या वैल्यू था, हम लोग उसको लिख लेते हैं बच्चों, एम डैश यू डैश,
यहाँ पर है E+1 प्लस यू, है ना, एम डैश ई माइनस एम, और नीचे में है बटा एम प्लस एम डैश है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई का वैल्यू को 0 रखेंगे। तो इससे हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ से प्राप्त हो रहा है एम डैश यू डैश, है ना, यहाँ पर भी ये 0 है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस, तो माइनस एम यू, और यहाँ पर आ गया बटा एम प्लस एम डैश। तो ये मेरा भी का समीकरण था। अब इसी प्रकार भी डैश का भी समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। तो भी डैश के समीकरण को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। तो भी डैश का जो समीकरण प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार प्राप्त हुआ था, कहाँ से, समीकरण डी से, है कि नहीं, समीकरण डी से। तो भी डैश बराबर हम लोग को प्राप्त हुआ था यू डैश एम डैश माइनस एम ई, है कि नहीं, माइनस एम यू, है ना, E+1 बटा एम प्लस एम डैश। यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू को 0 रखना है। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बी डैश इज इक्वल टू एम डैश यू डैश, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हुआ, एम यू बटा एम प्लस यहाँ से एम डैश। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। दोनों समीकरण में यदि हम तुलना करेंगे तो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर माइनस का ही अंतर होगा, और दोनों ही प्रकार का समीकरण समान है, आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि संघात के बाद दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है कि नहीं। संघात के बाद दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है कि नहीं। दोनों वस्तु का वेग, संघात के बाद दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है, दोनों वस्तु का वेग समान हो जाता है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा बच्चों, है कि नहीं। तो आप लोग आज बहुत सारा कंडीशन को देखें बच्चों कि जब दो वस्तु आपस में जब डायरेक्ट कॉलिजन करता है कि नहीं, एक दूसरे के समान दिशा में जब चल करके कॉलिजन करता है, तो है ना, तो कॉलिजन करने के बाद जो वस्तु का अंतिम वेग प्राप्त होता है उसका क्या समीकरण होता है कि नहीं। जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करके जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका अंतिम वेग का समीकरण क्या होता है। वहीं फिर हम लोगों ने तीसरा कंडीशन देखा कि जब संघात जब प्रत्यास्थ होता है ना, तो उसमें अंतिम वेग का समीकरण क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने देखा जब संघात जब अप्रत्यास्थ होता है तो उसमें अंतिम वेग का क्या समीकरण होता है। इन बहुत विभिन्न प्रकार के कंडीशन का हम लोग सहारा लेकर के हम लोग बहुत सारा समीकरण आज हम लोगों ने प्राप्त किया बच्चों। तो इन समीकरण का प्रयोग न्यूमेरिकल्स बनाने में अच्छी तरह से किया जाता है, लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल्स क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों तो इस सभी समीकरण का हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे उसमें। तो आज का क्लास मेरा बच्चों इतना ही रहेगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपके पास जाएंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे बच्चों कि कॉलिजन जब होता है जब दो वस्तुओं के बीच में, है ना, तो उस समय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का सहारा लेकर के हम लोग अंतिम वेग का समीकरण प्राप्त करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का यहाँ पर हम लोग ने किसका प्रयोग किया था, न्यूटन के संघात नियम का प्रयोग करके हम लोग ने अंतिम वेग का समीकरण प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत साथ ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने अंतिम वेग का समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्राप्त करेंगे बच्चों जब प्रत्यास्थ संघात की स्थिति में तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा हानि नहीं होती है कि नहीं। प्रत्यास्थ जब संघात होता है तो उसमें ऊर्जा पूर्णतः संरक्षित रहती है, ऊर्जा हानि न के बराबर होती है, नहीं होती है ना। लेकिन वहीं जब अप्रत्यास्थ संघात जब होता है तो उसमें ऊर्जा हानि होती है। तो कितनी ऊर्जा हानि होती है इसका हम लोग व्यंजक निकालेंगे बच्चों, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग भी देखेंगे दूसरी बात कि जब दो समान द्रव्यमान का जब हम लोग पिंड ले लेंगे, दो समान द्रव्यमान का पिंड, यहाँ तो हम लोग द्रव्यमान को अलग अलग लिए थे, एम और एम डैश द्रव्यमान लिए थे, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे बच्चों कि जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान होता है तो देखेंगे बच्चों कि दोनों पिंड जो होता है आपस में अपना वेग, दोनों पिंड जो होता है अपना वेग आदान प्रदान कर लेते हैं। मतलब प्रारंभिक वेग वो सेकंड वाले पिंड को अंतिम वेग में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पहला वाले पिंड का जो है ना अंतिम वेग होता है वो सेकंड वाले वेग वस्तु का प्रारंभिक वेग में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम लोग उसका कन्वर्सन को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बच्चों। आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है बच्चों। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार
हमारे वीडियो को देखते रहें। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आप लोग, है ना, मैं फिर उपस्थित रहूँगा आप लोग के साथ। तो तब तक के लिए मुझे विदा दें, है ना। आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो को देखा, इसके लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।